नमस्कार दर्शकों, रात के 9 बज गए और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो जनमत। एकमात्र ऐसा शो जहां पर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए वोट कर सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। अब तक अगर आपने वोट नहीं किया है तो जल्दी से एक्स पर जाइए सुदर्शन के और वोट कीजिए और बताइए कि अपनी राय क्या है, जो खबरें हम आपको आज दिखाने वाले हैं। आइए जल्दी जल्दी से नजर डालते हैं कि आज जनमत में क्या कुछ खास हम आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, जो पहली खबर है, मोदी जाएंगे पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान नजरें टिकाए बैठा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जाएंगे या नहीं। दूसरी खबर जिसका हम जिक्र करने वाले हैं, भगवा वर्सेस लाल। जी हां, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई बहस छेड़ी है। लाल कहकर जो समाजवादी पार्टी है उनसे कहा कि आपकी टोपी का रंग तो लाल है, लेकिन आपकी करतूत कैसी है वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि बांग्लादेश की बत्ती गुल भारत करेगा। किस तरह से बत्ती गुल होने वाली है, क्या कुछ इस पे बड़ी खबर तो है ही, अपडेट क्या कुछ है वो भी आपको बताएंगे। और अगली खबर जिसका हम जिक्र करेंगे वो है लौटेगी सुनीता। इसको लेकर भी क्या कुछ अपडेट अभी तक सामने आया, पूरी खबर विस्तार से आपको दिखाएंगे। और साथ ही बात करेंगे अंतिम खबर, टर्निंग पॉइंट की। झारखंड की राजनीति पिछले 8 दिनों से चरम पर चल रही है, बयानबाजी हो रही है और उस पर आज विराम लग गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनमत के पहली खबर से शुरुआत करेंगे। तो पहली खबर है महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र दौरे पर आज कई योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालघर में की है। जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की तो आपको यह भी बताएं कि वो भावुक होने से अपने आप को प्रधानमंत्री रोक नहीं पाए। ये दर्द उनके चेहरे पर साफ झलका है। जब उन्होंने अपने भाषण में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का जिक्र भी किया तो वो भावुक हो गए, थोड़े से इमोशनल नजर आए। आपको बताएं कि इसके लिए उन्होंने जनता से माफी भी मांगी है। प्रधानमंत्री ने जब भाषण शुरू किया तो उन्होंने जनता से माफी मांगी। जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है और इस पर सियासत चल रही है तो उन्होंने माफी भी इस घटना पर मांगी है। यह भी आपको बताते हैं कि उन्होंने कहा कि यह गंभीर विषय है, इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हालांकि आपको यह भी बता दें कि इस विषय पर पिछले कई दिनों से राजनीति अपने चरम पर चल रही है, लेकिन आज पीएम ने सारी डर्टी पॉलिटिक्स पर जैसे ब्रेक लगा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले में कॉन्ट्रैक्टर जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रैक्टर जो था कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी अब तक इस पूरे मामले में कर ली गई है। आपको यह भी बता दें कि घटना के बाद एनसीपी, शिवसेना सहित कई विपक्षी दलों ने इस विषय पर एनडीए सरकार की जमकर आलोचना भी की है। तो आपको यह भी बता दें कि जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी माफी मांगी थी, लेकिन आज पीएम ने कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के श्री चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगता हूं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज केवल राजा नहीं हैं, बल्कि वो हमारे आराध्य देव भी हैं। ये भी उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये कहा कि उनके चरणों में बार बार मैं नमन करता हूं। आगे ये कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर हम विकसित महाराष्ट्र और विकसित भारत के संकल्प को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन शिवाजी महाराज को चुनाव और छवि सुधारने की बात कहने वाला विपक्ष तब क्यों मौन था, जब देश भर में कहीं सूखा था तो कहीं बाढ़ जैसे हालात थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं। उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। साथियों, आज का दिन महाराष्ट्र की विकास यात्रा का एक ऐतिहासिक दिन है। ये भारत की विकास यात्रा के लिए बहुत बड़ा दिन है। विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के संकल्प का सबसे अहम हिस्सा है। इसलिए
पिछले 10 वर्ष हो या अभी मेरी सरकार का तीसरा कार्यकाल, महाराष्ट्र के लिए लगातार बड़े फैसले लिए गए हैं। महाराष्ट्र के पास विकास के लिए जरूरी सामर्थ्य भी है, संसाधन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से उन्होंने निशाना साधा है और कहा कि इस विषय पर अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और जनमत में दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे जो पाकिस्तान से है। उस पाकिस्तान की बात अब हम करने जा रहे हैं जो कभी पल के बिछाकर इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या पाकिस्तान जाएंगे। ये पूरे पाकिस्तान में इस समय सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बता दें कि इस साल शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बड़ी बैठक जो है उसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है और इसी को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उसमें इनवाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है। अब ऐसे में सभी के मन में एक ही सवाल है और पूरी पाकिस्तान की आवाम भी यही सोच रही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन ऐसे में भारत ने जो सभी खबरें इस तरह की हैं उस पर खंडन भी कर दिया है और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में होने वाली आगामी SCO की शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने देखा है कि ऐसी खबरें चल रही हैं कि PM मोदी पाकिस्तान की SCO में होने वाली बैठक में भाग लेंगे या उनके बदले विदेश मंत्री पाकिस्तान जा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। अब हम साफ करना चाहते हैं कि विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है, इसलिए इससे जुड़ी किसी भी अटकलबाजी से बचा जाए। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं वो तो हालांकि किसी से छुपे नहीं हैं। ऐसे में गर्म होती चर्चाओं के बीच अब सवाल यह भी बड़ा खड़ा होता है कि क्या मोदी पाकिस्तान जाएंगे या नहीं जाएंगे। फिलहाल अटकलों पर विराम तो है, लेकिन उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको जनमत में रिपोर्ट के जरिए आप दिखाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूं तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान अक्सर अपनी आतंकी मानसिकता, अराजकता और कंगाली के लिए चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना रहता है, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान भारत के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर चर्चा में है। दरअसल पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO से जुड़ी एक बैठक होनी है, जिसके लिए पाकिस्तान ने सभी सदस्य देशों को निमंत्रण भेजा है। तब से ये चर्चा पूरे देश में चल रही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जाएंगे या नहीं। भारत के पाकिस्तान के साथ रिश्ते किसी से भी छुपे नहीं हैं, तो सवाल ये भी उठता है कि क्या ये न्योता कोई राजनीतिक स्टंट तो नहीं है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए पाकिस्तान की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण एक प्रोटोकॉल है, कोई राजनीतिक स्टंट नहीं। पर हाल ही में बांग्लादेश और चीन की ओर भारत का रुख और मिजाज कुछ अलग और आक्रामक दिखा है, लेकिन पाकिस्तान तो भारत के लिए हमेशा ही आस्तीन का सांप साबित हुआ है। इस निमंत्रण के बाद चर्चाओं के बाजार को गर्म होता देख भारत ने इस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव से जुड़े मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि पड़ोसी हमेशा एक पहेली होते हैं। मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा देश है जिसके पड़ोसियों के साथ चुनौतियां नहीं है। वहीं पाकिस्तान के साथ बातचीत और उसके साथ रिश्तों पर विदेश मंत्री ने कहा कि पड़ोसी देश के साथ बातचीत का दौर खत्म हो चुका है और उसके साथ कैसे रिश्तों की कल्पना करें। इसी बीच विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि वो देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तान जाने को लेकर अटकलें लगाई जा रही है या फिर ये कहा जा रहा है कि उनकी जगह विदेश मंत्री S जयशंकर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इस बात को साफ करना चाहते हैं और इस बारे में कोई भी अटकलें ना लगाए। मोदी पाकिस्तान जाएंगे या नहीं, ये बहुत जल्द सभी को बता दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अब इसी बड़े सवाल पे जब हमने पोल किया कि क्या मोदी पाकिस्तान जाएंगे, उनको जाना चाहिए, तो क्या रिजल्ट्स निकल कर आए वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए हाँ में जो सहमत लोग हैं वो मात्र 2% हैं, जबकि जो ना से सहमत लोग हैं वो 98% लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे इसी कड़ी में यूपी की। यूपी की सियासत इन दिनों कई रंगों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। जी हां दर्शकों, CM योगी आदित्यनाथ ने सियासी तरकश से लाल टोपी वाला एक ऐसा बाण चल दिया है
जिससे सपा के शासनकाल के काले कारनामों की पोल खुल गई है। सपा वाले लाल टोपी तो जरूर पहनते हैं, लेकिन इनके कारनामे जो हैं वो काले होते हैं। ये प्रधानमंत्री ने तो नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीर जरूर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान पर अखिलेश यादव ने जब पलटवार किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि सीएम योगी को लोकसभा चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस की याद दिला दी है। उन्होंने कहा कि हार के सदमे से अभी उभर नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल दिख रहा है। देखिए लाल रंग में डुबकी लगाती यूपी की सियासत पर हमारी जनमत की ये स्पेशल रिपोर्ट। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं कि सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। सुना आपने, सीएम योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर समाजवादी पार्टी है। मौका था कानपुर में जिला स्तरीय आयोजित मेगा रोजगार और ऋण मेले का। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की पहचान लाल टोपी के बहाने सीधे अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लाल टोपी वाले काले कारनामे के लिए जाने जाते हैं। इस दौरान सीएम ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल के इतिहास का पन्ना उल्टाया और याद दिलाया कि ये वो लोग हैं जो टोपी जरूर पहनते हैं, लेकिन और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से इस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और तभी मैंने कहा था, जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। बहनों और भाइयों, इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। इस समाजवादी पार्टी की पहचान है कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। एक तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं कि सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। कभी यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव ने काम बोलता है का नारा देकर एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन बीते दिनों सीएम योगी ने एक एक कर सपा के काम नहीं, काले कारनामे गिनवाते चले गए। स्पष्ट है कि सीएम योगी की ये दो टूक बहन बेटियों के साथ हाल ही में हुए दरिंदगी को लेकर थी, जिसमें सपा नेता शामिल है। ये पहली बार नहीं है जब सपा की लाल टोपी पर तंज कसा गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तीखा हमला बोल चुके हैं। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में एक रैली के दौरान लाल टोपी को रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी बताया था। अब सीएम योगी लाल टोपी के बहाने सपा पर निशाना साध रहे हैं। सीएम योगी के बयान के बाद सपा नेता अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, लाल रंग मिलन का प्रतीक होता है। जिसके जीवन में प्रेम मिलन प्रेम मिलाप का अभाव होता है, वो अक्सर इस रंग के प्रति दुर्भावना रखते हैं। ये कभी कभी लोगों को सदमा लगता है। आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं, और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। ये कार्यक्रमों का हमारे जब बहुत पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रंग अगर कोई दिखाई देता है तो लाल रंग दिखाई देता है।
अब तक यूपी की राजनीति में हरे रंग की खूब चर्चा होती रही, लेकिन बीते कुछ समय से लाल रंग की एंट्री हो गई है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है। अब इस चुनावी रण में हरे रंग के साथ लाल रंग की एंट्री राजनीति को एक नया रंग दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस खबर पर जब योगी का बयान क्या उपचुनाव में जीत दिलाएगा, इस पर हमने पोल किया तो क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आए, देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर है। 95% लोग ऐसे हैं जो हां के सपोर्ट पे हैं, जबकि मात्र 5% ऐसे लोग हैं जो कि ना का सपोर्ट कर रहे हैं। तो योगी का बयान क्या उपचुनाव में जीत दिलाएगा, 95% लोग इसका सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। बात करेंगे झारखंड की, जहां झारखंड में लंबे समय से चल रही सियासत को आज विराम लग गया है, क्योंकि चंपई सोरेन आज बीजेपी में शामिल हो गए। कई दिनों से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि क्या चंपई सोरेन नई पार्टी बनाएंगे, क्या वो सियासत से संन्यास ले लेंगे, लेकिन इन तमाम कयासों को विराम लगाते हुए आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। वहीं उनके बेटे बाबूलाल सोरेन भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। रांची में एक भव्य कार्यक्रम में अपने हजारों समर्थकों के साथ चंपई सोरेन ने कमल का दामन भी आज थाम लिया है। इस सदस्यता ग्रहण समारोह के दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी के अन्य बड़े नेता जो हैं वो भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। जो आज कार्यक्रम किया गया था उसमें मौजूद रहे। इसी के चलते आपको यह भी बताएं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें एक एसेट करार दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि चंपई सोरेन का भाजपा में आना झारखंड की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन के भाजपा में आने से पार्टी को नई ऊर्जा भी मिलेगी। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे और उनके साथ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ रहे। इसलिए उनके पीछे एक परिवार जो है ये भी किस तरह से अब निशाना साधा गया है विपक्ष की तरफ से, ये भी हमने देखा। झारखंड में सिर्फ एक परिवार ही सत्ता चाहता है, इस तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। और तस्वीरें देखिए, क्योंकि लगातार झारखंड में सियासत चल रही थी चंपई सोरेन के जेएमएम छोड़ने के बाद कि क्या वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, क्या वो अलग एक पार्टी का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक ऐसे वक्त में खेला है दर्शकों जबकि झारखंड में चुनाव होना है, सूबा चुनाव की दहलीज पर है और चंपई सोरेन वो नेता हैं जो ग्राउंड के माने जाते हैं। क्या कुछ आज उन्होंने कहा है और किस तरह की प्रतिक्रिया आई हैं, बाइट में सुनवाते हैं आपको। हम तो बोल दिया झारखंड को भी विकास और बांग्लादेश घूसपैठिया को निश्चित रूप से रुकेगा। अब वो पार्टी तय करेगा हमको किस तरह का काम देते हैं, उस तरह से हम ईमानदारी के पूर्वक काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए और झारखंड को बचाने के लिए एक असेट है चंपई जी, एक ऐसा नेता जो जीवन भर झारखंड के लिए लड़ा, एक ऐसा नेता जिसने समर्पित भाव से जनता की सेवा की, एक ऐसा नेता जिसने मुख्यमंत्री बनकर झारखंड को सही लाइन पर लाने का प्रयत्न किया और लूट खसूट बंद करने का प्रयास किया। उसी का परिणाम था कि उनकी जासूसी शुरू हो गई। उनके पीछे एक परिवार पड़ गया जो केवल परिवार की सत्ता चाहता है और उनको अपमानित करने का प्रयत्न किया। उनको नियुक्ति पत्र नहीं बांटने दिए, उनको उनकी मुख्यमंत्री की बिना सहमति के, उनकी बिना जानकारी के विधायक दल की बैठक बुला ली गई। ऐसा अपमान वो केवल चंपई जी का अपमान नहीं है, पूरे झारखंड का अपमान हुआ है। तो आइए इस खबर पर जब हमने पोल किया तो उसके क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आए वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए हाँ में जो लोग सहमत हैं उनका प्रतिशत क्या है वो आपको दिखाते हैं। 98 ऐसे लोग हैं जो 98% सपोर्ट करते हैं। टर्निंग पॉइंट होगा चंपाई का बीजेपी के साथ आना, और ऐसे वक्त में जबकि सूबे में इलेक्शन भी है तो कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। 98% लोग कहते हैं हाँ के समर्थन में कि यस ये दिस इज अ टर्निंग पॉइंट, और 2% ऐसे लोग हैं जो इसके ना के सहमति में हाँ भरते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश पर हिंदुस्तान के कस्ते शिकंजे की भी अब हम बात करने जा रहे हैं।
बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और प्रताड़ना पर लगाम लगाने के लिए अब हिंदुस्तान ने मास्टर स्ट्रोक की तैयारी कर ली है। जी हां दर्शकों, मास्टर स्ट्रोक की, क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के बावजूद बांग्लादेश की सांप्रदायिक कट्टरता और जिहादी जुर्रत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब ऐसे में हिंदुस्तान की मोदी सरकार ने ऐसा इंतजाम किया है कि अब जिहादियों की कट्टरता हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो भी आपको बताऊंगा। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की पावर सप्लाई, जिससे बिजली, जिससे आप ये रोशनी देख रहे हैं, इसको रोक देने की दिशा में अब एक कदम बढ़ा दिया है। बांग्लादेश पहले से ही एक तो पावर क्राइसिस से गुजर रहा है। अब ऐसे में यदि देखा जाए तो हिंदुस्तान की पावर कंपनियां जो बांग्लादेश में बिजली का सप्लाई करती हैं, उनके हाथ खींच लिया तो पाकिस्तान पर, और अब उसके बाद बांग्लादेश की जब हम जिक्र कर रहे हैं तो अंधेरे का राज कायम हो जाएगा। बांग्लादेश को 1600 मेगावाट बिजली प्रतिदिन सप्लाई करने वाली अडानी समूह की करीब 9000 करोड़ बांग्लादेश पर अभी भी बकाया बताया जा रहा है। विदेशी मुद्रा अगर भंडारण की कमी से बात की जाए तो जूझ रहा बांग्लादेश इतनी बड़ी रकम देने में फिलहाल असमर्थ है, क्योंकि हाथ में कटोरा लेकर घूमने वाली स्थिति बनती नजर आ रही है। ऐसे में अदानी समूह बांग्लादेश को सप्लाई करने वाली बिजली को रोक सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अवश्य में भावी जो दिखता है वो क्या होगा, बांग्लादेश में सिर्फ एक ही चीज नजर आएगी और वो है अंधेरा। रिपोर्ट देखिए। क्या बांग्लादेश जल्द अंधेरे की जद में डूबने वाला है? क्या बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग पर जल्द ताले लगने वाले हैं? क्या अडानी अपने बकाये से लेंगे बांग्लादेशी हिंदुओं का बदला? क्या हिंदू कंपनियों के बकाये से बांग्लादेश के सुर में बदलाव आया है? बांग्लादेश में आज महंगाई आसमान छू रही है। बिजली पर आधारित कपड़ा समेत तमाम उद्योगों पर खतरा मंडरा रहा है। महंगाई से निजात पाने के लिए बांग्लादेश की नई सरकार देश में ब्याज दरें बढ़ाने जा रही है। वहीं अब जब बांग्लादेश के पेट पर भारी लात लगी है तो अपने देश में जारी इस भारी महंगाई के बीच अपने हाथों में बंदूक की जगह कटोरा आता देख बांग्लादेश के जिहादियों ने अपने सुर बदलकर हिंदुओं के लिए प्रेम का राग अलापना शुरू कर दिया है। अतीत में भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आतंकी बांग्लादेशी संगठन जमाते इस्लामी ने अपने मुल्क पर भारत का बकाया देख हिंदुओं से भाईचारा रखने की बात कर रहा है। जमात प्रमुख शफीकुर रहमान के मुंह से हिंदुओं के लिए टपकने वाले इस शहद का कारण 9500 करोड़ से अधिक का वो बिजली बिल है, जिस वजह से इन दिनों बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस हिंदू मंदिरों के चक्कर लगाते और जन्माष्टमी पर बांग्लादेशी हिंदुओं को बधाई देते नजर आ रहे हैं, जिसका कारण है बांग्लादेश में मंडराता वो भयानक आर्थिक संकट, जहां अब तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के पास भारतीय कंपनियों के बिजली बिलों को चुकाने के पैसे तक नहीं है। भारत की बिजली कंपनियों का 30 जून 2024 तक बांग्लादेश पर 9500 करोड़ से अधिक का बकाया है। बांग्लादेश पर अडानी पावर, पीटीसी इंडिया, एनटीपीसी, सेल और पावर ग्रिड जैसी कंपनियों का लगभग 9600 करोड़ का बकाया है। अडानी पावर का लगभग 6700 करोड़ का बांग्लादेश पर बकाया है। सेल एनर्जी का बांग्लादेश पर लगभग 1200 करोड़ का बकाया है, जबकि पीटीसी इंडिया का 600 करोड़ और एनटीपीसी का लगभग 800 करोड़ का बांग्लादेश पर बकाया है। बिजली आपूर्ति का पैसा बकाया होने की समस्या गंभीर होने के पीछे बांग्लादेश का वर्तमान आर्थिक संकट है। वर्तमान आर्थिक संकट से बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा के भंडार पर संकट आ रहा है। वर्तमान आर्थिक संकट से बांग्लादेश आईएमएफ की ओर रुख करने को मजबूर है। यानी जब खुद पेट पर बनाई तो बांग्लादेश के कट्टर मौलाना मौलवी देने लगे भाईचारे की दुहाई। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अडानी पावर समेत तमाम हिंदू कंपनियां बांग्लादेशी हिंदुओं के अत्याचार का बदला लेने के लिए क्या करती हैं, और आखिर भारत बांग्लादेश के इन जिहादियों की पावर कट करने के साथ साथ पूरे बांग्लादेश की बत्ती गुल करने के लिए कितना तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी उसके बाद क्या भारत को बांग्लादेश में अंधेरा करना चाहिए? जब हमने इस पे पोल किया तो परिणाम क्या है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे है। परिणाम है हां में सहमत लोग 95% हैं जो कहते हैं कि पावर कट कर देना चाहिए, अंधेरे के साए में छोड़ देना चाहिए, और जो ना कहते हैं वो 5% ऐसे लोग हैं जो ना के सपोर्ट में जिन्होंने पोल किया है। इसलिए हम आपसे अभी भी कहते हैं कि यदि अब तक आपने वोट नहीं किया है तो आज भी कीजिए, और कल के जनमत में यदि आपको पोल में हिस्सा लेना है तो भी आप पोल में वोट जरूर कीजिए। बात करेंगे भारत में LGBTQ समुदाय के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। जी हां, अब किसी भी LGBTQ+ व्यक्ति के लिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोलना सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्हें अपने पार्टनर को भी नॉमिनी बनाने पर अब कोई रोक नहीं होगी। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसकी घोषणा भी कर दी है। ये घोषणा पिछले 17 अक्टूबर को कोर्ट के आदेश के बाद की गई थी, लेकिन यह भी आपको बताएं कि इस आदेश में सुप्रिया चक्रवर्ती और अन्य बनाम भारत संघ मामले में फैसला सुनाया गया था, जिसमें LGBTQ और समुदाय के अधिकारों पर जोर देने की बात भी कही गई थी। ये भी आपको बताएं, इसी को लेकर वित्त मंत्रालय ने सूचना भी जारी की है। मंत्रालय ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि LGBTQ समुदाय के व्यक्तियों के लिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोलने और अपने पार्टनर को नॉमिनी बनाने पर अब कोई रोक नहीं है। अगर खाते के धारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी का अकाउंट में मौजूद धनराशि पर अधिकार होगा। यह पहली बार नहीं है जब RBI ने LGBTQ व्यक्तियों के आर्थिक और तौर पर उनको सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए हैं, बल्कि 2015 में RBI ने सभी बैंकों को अपने सभी फॉर्म और आवेदकों में एक अलग थर्ड जेंडर का कॉलम शामिल करने के निर्देश भी जारी किए थे। अब इस कदम का उद्देश्य ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं उनको बिना किसी भेदभाव का सामना किए बगैर बैंक खाते खोलने और संबंधित सेवाओं तक पहुंचने में मदद करना था। पिछले साल अक्टूबर में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश किया था कि समलैंगिक समुदाय के किसी भी व्यक्ति को उनकी पहचान के कारण भेदभाव का सामना ना करना पड़े। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें हमने आपको किस तरह से बताया कि अब इनको एक और अधिकार LGBTQ को मिलने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले 2 महीने से अंतरिक्ष में फंसे नासा के अंतरिक्ष यात्री यानी सुनीता जो विलियम्स हैं, उन्हें और बुच बिलोर को अगले साल फरवरी में SpaceX से धरती पर वापस लाया जाएगा। नासा ने कहा है कि दोनों यात्री जिस बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष विमान से अंतरिक्ष और अंतरराष्ट्रीय स्टेशन यानी ISS पर गए थे वो अब बिना क्रू के लौटेगा। इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के बीते 5 जून को अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी और योजना के अनुसार यह 8 दिन का मिशन होने वाला था, लेकिन अब उन्हें अंतरिक्ष की कक्षा में 8 महीने बिताने पड़ेंगे। आखिर नासा को सुनीता और बच को वापस लाने में क्या परेशानी आ रही है और आखिर ये दोनों यात्री क्या कभी वापस आ भी पाएंगे? एक्सपेरिमेंट भी करने थे। सुनीता और विल्मोर पहले एस्ट्रोनॉट्स हैं जो एटलस V रॉकेट के जरिए स्पेस ट्रेवल पर भेजे गए हैं। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैनुअली भी उड़ाना था, साथ ही फ्लाइट टेस्ट से जुड़े कई तरह के ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने थे। लेकिन स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च के समय से ही उसमें कई दिक्कतें थी। इसके चलते 5 जून से पहले भी कई बार लॉन्च फेल हुआ था। लॉन्च के बाद भी स्पेसक्राफ्ट में दिक्कतों की खबर आई। नासा ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर में एक छोटा सा हीलियम लीक है। एक स्पेसक्राफ्ट में कई थ्रस्टर होते हैं और इनकी मदद से स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता और स्पीड बदलता है। वहीं हीलियम गैस के होने की वजह से रॉकेट पर दबाव बनता है, उसका ढांचा मजबूत बना रहता है, जिससे रॉकेट को अपनी फ्लाइट में मदद मिलती है। बता दें कि लॉन्च के बाद 25 दिनों में स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हुए। 5 थ्रस्टर काम करना बंद कर चुके थे और इसके अलावा एक प्रोपेलेंट वाल्व पूरी तरह बंद नहीं किया जा सका। स्पेस में मौजूद क्रू और अमेरिका के ह्यूस्टन में बैठे मिशन के मैनेजर मिलकर भी इसे ठीक नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में सवाल ये कि तमाम संभावनाएं जताने के बावजूद क्या सुनीता और ब्रूच धरती पर वापस आ पाएंगे या नहीं, और अगर नहीं आ पाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो पूरी खबर पे क्या कुछ अपडेट है वो हमने आपको दिखाया, लेकिन क्यों आखिर सुनीता अंतरिक्ष में गई थी? क्या वहां कमी आई है?
क्या अभी तक हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर सुनीता की बात की जाए तो वो अंतरिक्ष में गई थी, उनके साथ उनके एक सहयोगी हैं, वो भी गए थे। विलियमसन और व्हीलर का 8 दिनों का ये पूरा मिशन था, जहां कैप्सूल में लीक होने की वजह से कुछ थ्रस्टर्स फेल हो गए हैं। ये एक बड़ी वजह रही है। नासा का जो क्रू ड्रैगन है वो मिशन पर बैकअप तैयार कर रहा है। कैप्सूल में लीक होने और कुछ थ्रस्टर्स फेल होने की वजह से ये कमी जो है वो देखने को मिली है, लेकिन इसके बाद जो अब ड्रैगन मिशन पर बैकअप है वो भी अब तैयार किया जा रहा है। अब देखिए, सेहत पर क्या असर पड़ सकता है, तो मांसपेशियां कमजोर उनकी हो सकती हैं, हड्डियों का घनत्व 1% कम हो सकता है, अब क्योंकि लंबे वक्त तक रुकना है। और स्पेस फ्लाइट एसोसिएट न्यूरो ऑक्यूलर जो है वो भी ये कहते हैं कि आंखें कमजोर भी हो सकती हैं, क्योंकि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब तक इसको बेहतर ढंग से ना सुधार लिया जाए और उसके बाद उनकी वापसी जो है वो संभव हो पाएगी। ये तमाम कमियां हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताई। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब आपको ये भी बताएंगे कि जब हमने इस खबर पर पोल किया कि क्या सुनीता को वापस लाने में कामयाब नासा होगा, तो 90% लोग हां का सपोर्ट करते हैं, यानी उनको विश्वास है कि सुनीता और उनके सहयोगी सुरक्षित वापस लौटेंगे, और 10% ऐसे लोग हैं जो कि ना में सहमति जता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे पेरिस पैरा ओलंपिक्स की। भारत का शानदार अंदाज में वहां खाता खुल गया है। जी हां, भारत की झोली में एक साथ 2 मेडल आ गए हैं। स्टार पैराशूटर अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाल दिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल SH-1 फाइनल इवेंट में गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया है। वहीं मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। एक ही इवेंट में 2 मेडल जीतकर भारत ने पैरा एथलीट ने पेरिस पैरा ओलंपिक्स में शानदार आगाज किया है। आपको बताएं कि अब अवनी लेखरा जयपुर की रहने वाली हैं और स्टार पैराशूटर भी मानी जाती हैं। अवनी का लॉस एक ही पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने का अब अपने ही रिकॉर्ड को उन्होंने यहां एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था, जबकि 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। पेरिस में अब एक अगर मेडल की बात की जाए तो जीतने के साथ ही वह लगातार 2 पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट भी बन गई है। चलिए अब आपको ये भी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि भारत ने किस तरह से पैरा ओलंपिक में आगाज किया है और 2 जो गोल्ड मेडल हैं उनके साथ 2 मेडल अपने नाम भी कर लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अभी और बारिश की संभावना व्यक्त की है, इसलिए आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। लगातार हो रही बारिश ने गुजरात को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। आप ठीक मेरे बगल में तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। राज्य के कई शहर बाढ़ की चपेट में हैं। 30 से ज्यादा लोगों की मौत बारिश के कारण हो चुकी है। 900 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। साथ ही बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा 2 और 3 सितंबर को राज्य में बारिश हो सकती है, ऐसे भी अनुमान है। IMD की बात की जाए तो उनके मुताबिक सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर बने गहरे दबाव का क्षेत्र 30 अगस्त को पूर्वी अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है, जिसके बाद यानी आज ये संभावना व्यक्त की गई है, जिसके बाद अगले 2 दिनों के दौरान भारतीय तट से दूर उत्तर पूर्व अरब सागर में लगभग पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर से बढ़ना जारी रखेगा, जिससे देश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वी राजस्थान में बारिश से राहत की उम्मीद जताई। विभाग का कहना है कि इन इलाकों में छिटपुट से लेकर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा 31 अगस्त को छत्तीसगढ़, 2 और 4 सितंबर के दौरान मध्य महाराष्ट्र और 1 सितंबर के दौरान गोवा में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। तो जिन इलाकों के नाम हमने आपको बताए हैं, यदि आप वहां से आते हैं तो आपको और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।
तो आज इन तमाम बड़ी खबरों पे जनमत में हमने आपको अवेयर किया कि किस तरह से देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। पोल के माध्यम से आपने हिस्सा भी लिया। कल फिर इसी वक्त होंगे हम हाजिर, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।